नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक और नई अपडेट के बारे में। साथियों, आज एक और वीडियो लेके आए हैं। कम्युनिकेबल डिजीज पे ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि साथियों एनएचएम, जीएनएम, एनएम का एग्जाम 3 गया है और सीएचओ का एग्जाम 3 मार्च को रहने वाला है। तो कम्युनिकेबल डिजीज से संबंधित ये वीडियो हम लेके आए हैं। कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है उसके ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी अपडेट के लिए हम हमेशा तत्पर है। तो साथियों, कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी है वो उसके बारे में हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, वो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन लेके हैं उनमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो साथियों, चिकन पॉक्स रोग में दाने रेशेज शरीर पर सर्वप्रथम कहाँ पर निकलते हैं? तो चिकन पॉक्स, तो चलते हैं क्या कुछ अपडेट है। तो चिकन पॉक्स रोग में दाने रेशेज शरीर पर सर्वप्रथम कहाँ पर निकलते हैं? आपको पता है कि फेस, इसमें दे रखा है फेस, बैक, टंग, फीट। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, पहले ट्रंक में होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से 16 दिन। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड हो गया 14 से 16 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और सबसे पहले मिजल्स है वो म्यूकप पेप्यूली। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ब्रेस्ट फीडिंग वीक अगस्त में कब मनाया जाता है? तो ब्रेस्ट फीडिंग कब मनाया जाता है? 1 अगस्त से 7 अगस्त, दूसरा है 14 अगस्त से 21 अगस्त, तीसरा 8 अगस्त से 16 अगस्त और चौथा है 21 अगस्त से 27 अगस्त। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक अगस्त में कब मनाया जाता है? तो साथियों, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या इसका राइट आंसर होगा। तो बेस्ट इसका होगा 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच है वो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है वो मनाया जाता है अगस्त में। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग है वीक है वो मनाया जाता है अगस्त में, फर्स्ट वीक में। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके हैं, क्योंकि अब साथियों समय कम ही बचा है। तीसरा क्वेश्चन है साथियों, बच्चों में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो कौन से रोग के होने की संभावना सर्वाधिक रहती है? तो साथियों बताइए, बच्चों में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो कौन से रोग के होने की संभावना अधिक रहती है, सर्वाधिक रहती है? नाइट ब्लाइंडनेस, ओस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, बेरी। तो बताइए कमी, अधिकता बताइए साथियों क्या रहेगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नाइट ब्लाइंडनेस आपको पता है विटामिन ए की कमी से होता है, और आंखों से ओस्टियोपोरोसिस है वो हड्डी से संबंधित है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों रिकेट्स। तो कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स है वो हो जाता है, होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर कैल्शियम कमी हो जाए तो बच्चों में रिकेट्स हो जाते हैं, हड्डियां खोखली हो जाती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन D3 की कमी के कारण ये होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग आ चुका है साथियों, नोट सेट में भी आ सकता है, आ चुका है, CHO UPCHO में भी ये आ चुका है।
और ओस्टियोपोरोसिस विटामिन D3 की कमी से होता है, साथियों पता है। और बेरी बेरी विटामिन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जन्म के समय नवजात शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन कितनी खुराक में दिया जाता है? तो साथियों ये आपको आंख बीच के आ जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी साथियों CHO में भी पूछा गया है। जो पहले CHO हुआ था, फर्स्ट CHO हुआ था राजस्थान का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ESI एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका रूट भी पूछते हैं साथियों, विटामिन के का रूट क्या होता है? तो जन्म के समय नवजात शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन कितनी खुराक में दिया जाता है? ये ब्लड फैक्टर 2, 7, 9, 10। तो जल्दी से बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? किस किस को पता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद कर लीजिए। और ये IM लगता है, थाई पे लगता है 0.01 ml, 0.05 ml, 1 ml, 5 ml। तो साथियों ये इसका जो रूट होता है इंट्रामस्कुलर होता है और थाई पे लगता है, और इसकी जो डोज होती है वो 0.05 ml होती है। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर हो गया बी, 0.05 ml इसकी रूट होती है विटामिन के की। जन्म के समय लगता है, IM लगता है और थाई पे लगता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सूतिकावस्था की अवधि कितने सप्ताह की होती है? सूतिकावस्था की अवधि कितने सप्ताह की होती है? सूतिकावस्था होती है साथियों डिलीवरी में बंद डिलीवरी के बाद फीमेल ब्रेस्ट। ठीक है साथियों, सूतिकावस्था की अवधि कितने सप्ताह की होती है? इसका जो राइट आंसर है साथियों 6 सप्ताह की होती है। सूतिकावस्था की अवधि कितनी होती है? 6 सप्ताह की। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विडाल टेस्ट निम्न में से कौन से रोग में किया जाता है? ये साथियों कोई भी बता सकता है आंख मीच के। तो ऑप्शन दे रखे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। TB रोग, टाइफाइड रोग, कुष्ठ रोग, निम्न में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों टाइफाइड रोग। विडाल टेस्ट है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी। तो इसमें पेशेंट की कंप्लेन होती है, इसमें पेशेंट को हल्का सा फीवर है वो रहता है, भूख नहीं लगती है, मुंह में गले में खरखरासी रहती है, बैक पेन होता रहता है। तो ये टाइफाइड के लक्षण है। TB में मॉन्टी टेस्ट करते हैं और कुष्ठ में स्टाडीन। ठीक है साथियों, उसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा विडाल टेस्ट का टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों, अम्ब्रेला प्रोग्राम निम्न में से किसका दूसरा नाम है? अम्ब्रेला प्रोग्राम किसका रूप है साथियों? NRHM, आशा, NM, JSY। अम्ब्रेला प्रोग्राम निम्न में से किसका दूसरा नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, अम्ब्रेला प्रोग्राम। और ये UP का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, और काफी में ये सवाल आ चुका है। JSY आपको पता है जन सुरक्षा योजना हो गया, NRHM हो गया, नेशनल हेल्थ रूरल हेल्थ मिशन हो गया, आशा। ठीक है साथियों, तो जल्दी से बताइए इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा? और अप्रैल 2005 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था।
अनारचम फैलोपियन ट्यूब की कौन से भाग में एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है? तो फैलोपियन ट्यूब होती है साथियों, ये फैलोपियन ट्यूब है। और जब प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो कौन से भाग में देखने को मिलेगी? इंटेस्टाइनल पार्ट, इथिमस पार्ट, एम्पुला पार्ट, इनफंडिबुलम पार्ट। तो कौन सा पार्ट होगा साथियों? राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, तो 4 ऑप्शन दे रखेंगे और साथियों इस बार ई ऑप्शन भी दे रखा है, उसके बाद का भी विषय ध्यान रखें। और आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग भी है उसका भी ध्यान रखें। और कॉन्फिडेंस है वो रखें, कॉन्फिडेंस ना खोएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये इथिमस पार्ट है, ये एम्पुला पार्ट है, ये इनफंडिबुलम पार्ट है और ये इंटेस्टाइनल पार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा एम्पुला। तो एम्पुला में एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है सी होगा। ठीक है साथियों, अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथियों अपने साथ है वो ओरिजिनल आईडी, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट को नियंत्रित करता है? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, इथेमस, मेडुला ऑब्लुंगेटा। कौन करता है साथियों मनुष्य में श्वसन दर है वो नियंत्रण किस कौन करता है? तो बताइए साथियों। मेडुला ऑब्लुंगेटा। तो साथियों मेडुला ऑब्लुंगेटा है वो श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है, रेस्पिरेटरी रेट को। ठीक है साथियों, और सेरिबुलम है वो मोटर कंट्रोल है, और हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और थैलेमस ठीक है साथियों, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरेशन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है साथियों, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेटरी रेट को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संचारी रोग नहीं है? हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, कैंसर, टाइफाइड। संचारी रोग नहीं है, निम्न में से कौन सा संचारी रोग नहीं है? एक व्यक्ति ट्रांसफर करता है दूसरे में, जब कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से संचारी का अर्थ होता है एक से दूसरे व्यक्ति में किसी रोग का ट्रांसफर होना, उसको संचारी बोलते हैं। ये हिंदी में इसको संचारी बोलते हैं, एक रोग का दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होना। तो इसका जो राइट आंसर वो बताइए साथियों, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, कैंसर, टाइफाइड। तो आपको पता है कि हेपेटाइटिस ए है वो ट्रांसफर एक से दूसरे व्यक्ति, मलेरिया है वो मच्छर के काटने से होता है, टाइफाइड है वो दूषित खाना खाने से होता है, कैंसर है वो एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है। अगर किसी कैंसर पेशेंट की नीडल लग जाती है तो वो संक्रमित हो सकता है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले साथियों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कम्युनिकेबल डिजीज जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।